नमस्कार, कृषि अपडेट में आपका स्वागत है। आज के आधुनिक युग में नित नई तकनीकें इजाद की जा रही हैं और ये बहुत ज़रूरी है कि हमें उन तकनीकों के बारे में पता हो, यानी कि हम हमेशा अपडेट रहें। कृषि अपडेट ऐसा ही एक अपडेट है जिसमें किसानों और कृषि से जुड़े लोगों के लिए जानकारियाँ उपलब्ध होंगी, जिससे कृषि का स्तर और बेहतर हो और उससे जुड़े क्षेत्रों से भी अच्छा लाभ मिले। तो बहुत सारे अपडेट्स के साथ हम हाजिर हैं आज के कृषि अपडेट में। खेती में पॉली हाउस तकनीक से किसान ले रहे हैं लाभ। कम लागत में किसानों की आर्थिक उन्नति के लिए बकरी पालन। कृषि के नए उपकरणों का प्रमाणीकरण व अनुदान। कृषि योग्य भूमि कम होती जा रही है और जिसका असर पड़ रहा है किसानों की आय पर। लेकिन अगर सही तकनीक का उपयोग किया जाए तो किसान कम भूमि में भी अधिक लाभ ले सकते हैं। पॉली हाउस ऐसी ही एक तकनीक है। पारंपरिक खेती की बात करें तो दूर तक फैली धान और गेहूं की लहलहाती फसलों का ही ध्यान आता है। इस तरह की खेती में सिंचाई के लिए ज्यादा पानी की जरूरत होती है। छिड़क कर डालने वाला उर्वरक का पूरा लाभ नहीं मिल पाता, यानी जल और उर्वरक दोनों का नुकसान होता है। खुली फसलों को कीट या अन्य बीमारियों से बचाने में भी किसान का बहुत खर्च होता है। मौसम में आए आकस्मिक बदलाव का असर भी फसल पर पड़ता है। तो समझदार किसान वही है जो खेती में नई तकनीक का उपयोग कर लाभ कमाए, जैसे कि पॉली हाउस खेती। पॉली हाउस यानी भविष्य की खेती। इसमें उपकरणों की सहायता से ताप, आर्द्रता, प्रकाश आदि को नियंत्रित किया जाता है। इस तकनीक से जलवायु को नियंत्रित कर दूसरे मौसम की फल सब्जियां भी उगाई जा सकती हैं। पॉली हाउस के ढांचे के निर्माण में 500 रुपए प्रति वर्ग मीटर से 4000 रुपए प्रति वर्ग मीटर तक का खर्च आता है। सरकार की ओर से पॉली हाउस के लिए सब्सिडी भी दी जा रही है, जिसकी जानकारी नजदीकी उद्यान विभाग से ली जा सकती है। पॉली हाउस में वैज्ञानिक तकनीकों द्वारा ड्रिप इरिगेशन के इस्तेमाल से उर्वरक और पानी को मिलाकर आवश्यकता अनुसार जड़ों में सिंचित किया जाता है, जिससे जल और उर्वरक का अपव्यय नहीं होता, यानी लाभ प्रतिशत और अधिक बढ़ जाता है। पॉली हाउस तकनीक लगाकर सफल हुए किसानों से बहुत से किसान प्रेरणा ले सकते हैं। ऐसे ही कुछ सफल किसानों में से एक आधुनिक और सफल किसान हैं श्री नरेंद्र कुमार। पॉली हाउस की तकनीक को अपना के मैं काफ़ी खुशी अनुभव कर रहा हूँ कि जो अपन के अंदर हम सब्जी पैदा कर रहे थे, जिसमें हमें 1 एकड़ से मानो 1 या 1.5 लाख रुपए की, जैसे प्याज की खेती की शुरुआत थी, प्याज निकल रहा था 1.5 एकड़ का, तो हमने ये सोचा कि क्यों न 1 एकड़ से तो अब लाख रुपए कमाना स्टार्ट कर दिया, अब कनालों से लाख रुपए कमाए तब हमारी को बात बने। तो उस बात को लेके हमने 2012 से हमारे DHO साहब थे, उनसे मिल के हमने, सिद्धू साहब थे भी, सर हमें पॉली हाउस लगाना है, तो उन्होंने कहा भी चलो हम आपकी, उसी टाइम हमने पॉली हाउस की फाइल लगाई और उसी साल हमको परमिशन मिल गई थी और 2012 से हमने पॉली हाउस लगा रखा है। सर अगर पॉजिटिव सोच, सकारात्मक सोच के साथ अगर किसान काम करे, चाहे वो पॉली हाउस का हो या ओपन की सब्जी का हो, तो उसमें काफ़ी प्रॉफिटेबल है। ये नहीं है कि हर कोई कह देता है भी आज खेती घाटे का सौदा है, लेकिन या पॉली हाउस है भी घाटे का सौदा है। ये बिल्कुल मैं इस चीज़ को नहीं मानता कि जैसे मेरा जो पॉली हाउस है वो 1936 स्क्वायर मीटर का है, सालाना इनकम मेरी 4 से 5 लाख रुपए है, शुद्ध प्रॉफिट है। सर नरेंद्र कुमार की तरह ही हमारे अगले किसान हैं श्री अजीत कुमार, जो LLB करने के बाद भी खेती को महत्व देते हैं। उन्होंने अपने पॉली हाउस में वैज्ञानिक ढंग से खेती की है। पॉली हाउस में खेती में 2015 से कर रहा हूँ और मेरा अनुभव अब तक सकारात्मक और वैज्ञानिक रहा है। इस तकनीक को अपनाकर एक तो आय में वृद्धि, द्वितीय जो काम करने का ढंग है वो उन्नत हुआ है और तृतीय जो जीवन में आय के स्रोत हैं वो बढ़े हैं और जीवन में सुविधाएं काफ़ी बढ़ी हुई हैं
और पानी का बचाव और अन्य काफ़ी लाभ हुए हैं, जो कि अनुभव से बताए जा सकते हैं। एक साल की अनुमानित बचत 1 एकड़ की समथिंग 5 से 6 लाख रुपए आती है। पानी की महत्ता को समझे, समय के बदलाव को समझे, अपनी आर्थिक स्थिति को समझते हुए पॉली हाउस, नेट हाउस लगाकर संगठित खेती करके कम समय में ज़्यादा उत्पादन ले। और मेरा सभी संदेश है, कर पे पहले पूरी जानकारी ले, अच्छे से समझे, विभाग से सहायता ले, फिर इसमें निवेश करें। लाभ ही लाभ है। कृषि में अगर वैज्ञानिक ढंग से किया जाए तो कभी कृषि घाटे का सौदा नहीं है। खेती को यदि समझदारी से किया जाए तो लाभ ही लाभ है। इस तथ्य को और अधिक बल मिलता है जब एक युवा भी यही बात करे। अभिनव गोयल ये एक ऐसे प्रगतिशील युवा किसान हैं जिन्होंने पुणे से एग्री बिजनेस में MBA किया और ये खेती में आने वाला सुनहरा कल देख रहे हैं। हमने खेती 2016 में शुरू करी थी। अनुभव अच्छा है। अभी तक अपकमिंग सेक्टर है एग्रीकल्चर, तो इसलिए हम कुछ ना कुछ नया ट्राई करेंगे और तभी ही इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कमाई कर सकते हैं। हर एक का अपना अलग अनुभव रहता है। पॉली हाउस में और ओपन में 2 चीज़ का फ़र्क आ जाता है। एक मेन जो फ़र्क है कि ओपन में थोड़ा टेक्निकल कम रहता है आदमी, जब पॉली हाउस में आता है उसको टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। जब हम थोड़ी नई सब्जियां करते हैं, किसान सब्जियों में जाना नहीं चाहता आज का किसान, क्योंकि उन्हें लगता है कि खर्चा ज़्यादा है। खर्चा है पर वो एक बारी का इन्वेस्टमेंट होता है, पर उसके बाद आप लगातार उससे कमाई कर सकते हैं। बदलाव इसमें यही आया कि पहले तो हमने खुद सीखा इस चीज़ को, और जो भी जैसे हमने जो ड्रिप लगवाई, जो भी एग्रोनॉमिस्ट होते हैं, डॉक्टर होते हैं, वो हमारी थोड़ी बहुत हेल्प करते हैं कि ये चीज़ आप गलत कर रहे हैं। तो जब हम वो चीज़ सीखते हैं, हम अपनी लेबर को सिखाते हैं वो चीज़। एक बार तकनीक सीख गए आप तो उसके बाद बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है कि आप आराम से अपना सामान निकालें। आप अलग से चीज़ें उगा सकते हैं, बेमौसम उगा सकते हैं, और बेमौसम उगाएंगे तो कमाई तो बढ़ाएंगे। सबसे बड़ी बात है, चाहे कोई भी बंदा जो भी काम करता है उसको कमाई चाहिए। सिर्फ चावल और गेहूं में रह के पूरे साल में, हाँ थोड़ी मेहनत का काम है, पर वो ज़्यादा कमाई, अगर वो अपना ज़्यादा कमाई करना चाहते तो इसमें आए। और जितना वो ज़मीन के अंदर जैविक चीज़ें डालेंगे उनकी अब बढ़ोतरी उससे होगी। उनको जितनी भी अपना पेस्टिसाइड्स हैं या फिर फंगीसाइड हैं वो कम से कम यूज़ करेंगे। जब बिल्कुल ही कोई उपचार नहीं है उनके पास तब यूज़ करें तो ठीक है, नहीं तो वो जितना ऑर्गेनिक रहेंगे, नीम तेल हो गया, गौमूत्र हो गया, छाछ हो गई सड़ी हुई, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे उनकी बीमारियां कम लगेंगी, उनकी प्रोडक्शन बढ़ेगी। तो पॉली हाउस में बाहर से ज़्यादा कमाई है। मैं सिर्फ अगर शिमला मिर्ची का हूँ तो इसकी बचत करीब करीब 10 से 12 लाख 1 साल की 1 एकड़ से हो जाती है। जब युवा जोश कृषि को फायदे का व्यवसाय समझता है तो बदलाव निश्चित है। डिजिटल भारत का लाभ उठाते हुए किसानों ने नए रास्ते तलाशे हैं। ऐसे ही एक आधुनिक किसान हैं इजारुल हसन, जो कंप्यूटर इंजीनियर होते हुए भी कृषि को आर्थिक रूप से लाभप्रद समझते हैं। मैंने इंटरनेट का सहारा भी लिया, डॉक्टर से कंसल्टेशन भी ली, और ख़ुद भी मेहनत करने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ है इसमें। अब ज़माना वो नहीं है कि हमने दाना पानी फेंक दिया और अर्न कर लिया। तो अब ज़माना बदल रहा है, ज़मीनें कम हो रही हैं, तो उस लिहाज से हमें साइंटिफिक तरीके से खेतीबाड़ी करनी चाहिए, और इसी से हम बहुत अच्छा अर्न भी कर सकेंगे, अपने घर परिवार का रोज़गार वगैरह भी अच्छा बना पाएंगे। इस तकनीक से अपना कर बदलाव तो काफ़ी कुछ है। सबसे बड़ी बात तो क्या है, अर्निंग बहुत अच्छी है। हम ओपन फील्ड में जितना अर्न नहीं कर सकते जितना हम इसमें कर सकते हैं। हम ओपन फील्ड से मैक्सिमम 30 से 40 हज़ार पर ईयर कमा सकते हैं, जबकि यहाँ से मैंने फर्स्ट हार्वेस्टिंग से ही तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए का प्रॉफिट मैं एक नेट हाउस से ले चुका हूँ। सरकार पॉली हाउस लगाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रही है और पंकज ने भी सरकार की सहायता से पॉली हाउस लगाया और लाभ कमाया। शुरू में मैंने कुकुम्बर लगाया 1 साल, उसके बाद उसको मैंने 1 एकड़ को बढ़ाकर 2 एकड़ में खेती कर रहा हूँ अभी प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की। अभी मेरे खेत में कैप्सिकम लगा हुआ है। पूरे 1 साल में लगभग 250 से 300 क्विंटल प्रोडक्शन हम कैप्सिकम की ले लेते हैं। 12 से 14 लाख रुपए की सेल हो जाती है, और इसमें से 3-4 लाख रुपए खर्चा निकाल कर लगभग 1 एकड़ से 7 से 8 लाख रुपए मुझे बचत हो जाती है।
और लगभग मैंने 15 से 20 लोगों को रोज़गार भी दिया हुआ है। तो मैं किसान भाइयों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप भी पारंपरिक खेती को छोड़ के इस खेती की तरफ थोड़ा ध्यान दें। चाहे आप डेयरी का काम करें, चाहे आप फिशरी पालन करें, या आप मुर्गी पालन करें, या कोई खुम्ब का काम करें, डिपार्टमेंट से किसी अफसर से मिलकर उनसे जानकारी लें और सरकार की जो सब्सिडी सरकार जो किसानों को देती है उसका पूरा फ़ायदा उठाएं। ये अनुभव इस बात की पुष्टि करते हैं कि पॉली हाउस लगाने से किसान अपनी आय में कई गुना वृद्धि कर सकते हैं। कम खर्च और सामान्य रखरखाव में बकरी पालन गरीब और छोटे किसानों के लिए आय का एक अच्छा साधन बनता जा रहा है। कई राज्यों में बकरी पालकों के लिए बकरियां एटीएम की तरह काम करती हैं। अब यदि व्यवसाय इतना लाभकारी है तो फिर उसकी जानकारी भी विस्तृत रूप में होनी चाहिए। तो आज हम आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान मथुरा। वर्तमान परिवेश में हम देखते हैं कि बहुत से किसान स्वरोजगार शुरू करना चाहते हैं। उनके लिए पशुपालन एक अच्छा विकल्प हो सकता है। खासतौर पर वो किसान जिनके पास कम संसाधन हैं, वे बकरी पालन कर लाभ कमा सकते हैं। डॉक्टर मुकुल आनंद, जो कि उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान मथुरा के एक उत्कृष्ट शोधकर्ता व विशेषज्ञ हैं, वे बकरी पालन के क्षेत्र में नए अनुसंधान कर रहे हैं, जिससे छोटे व कम भूमि वाले किसान अधिक लाभ कमा सकें। सबसे पहली चीज़ जो मेरी सलाह है आप लोगों को कि यदि आपने पूर्व में बकरी पालन नहीं किया हुआ है तो आप बकरी पालन जब भी करें तो एक बार में बहुत अधिकांश धन का प्रयोग ना करें। वहाँ पर पहले छोटे स्तर पर मतलब 10 से 12 जानवरों के साथ प्रारंभ करें और जो बकरी आप रख रहे हो और बकरी के रख रखाव में जो खर्चा हो रहा है उसको भी कम रखें, जिससे आपको एक ज्ञान हो जाए कि बकरी पालन किस तरह से किया जाता है और उसके बाद आप उसको आगे बढ़ा सकें। तो आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ कि कम लागत में किस प्रकार से हम बकरी पालन कर सकते हैं। देखिए, बकरी पालन में 3 चीज़ों में मुख्यतः व्यय होता है। एक, बकरी का आवास बनाने में, दूसरा बकरी क्रय करने में और तीसरा उसकी खाद्य सामग्री इकट्ठा करने में, नियमित रूप से उस बकरी को खिलाने के लिए। प्रारंभ में जो किसान कार्य करने जा रहे हैं बकरी पालन का, वो कच्चा हाउस बनवाएं और कच्चे हाउस की लागत मुश्किल से मुश्किल 8 से 10 हज़ार रुपये आती है, जो लगभग 12 फुट बाई 16 फुट के आसपास का होता है और जिसमें 10 से 12 बकरियां आराम से रह सकती हैं। ये आवास जो बने हुए हैं, ये जो खराब ईंटें पड़ी रहती हैं उनसे बनाए गए हैं। ये कच्चा हाउस हैं जिनकी जो हम लोगों ने जोड़ा है, इनको वो नॉर्मल मिट्टी से जोड़ा है और उसके बाद इसमें गोबर की लिपाई करी है। जो छोटे किसान हैं उनके लिए ये लाभ है कि कम लागत में वो ज़्यादा अधिक बकरियों को रख सकते हैं। जब भी कच्चा हाउस बनवाएं तो प्रयास ये करें कि किसी पेड़ की छांव के नीचे बनवाया जाए। साथ साथ कच्चा हाउस में एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि क्रॉस वेंटिलेशन की सुविधा रहनी चाहिए। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ वेंटिलेशन की सुविधा है और साथ साथ यहाँ पर भी वेंटिलेशन की सुविधा है। इसके अतिरिक्त आपको जो 2 चीज़ों का ध्यान रखना है वो ये है कि अगर जाड़े का समय है और टेम्परेचर डाउन हो रहा है तो आपने देखा जिस तरीके से यहाँ बेडिंग पड़ी हुई है, ये भूसा है, भूसे की बेडिंग हमेशा पड़ी रहनी चाहिए, जिससे ज़मीन की ठंडक जानवर के पास ना आए और जिससे उसके स्वास्थ्य में कोई भी नुकसान ना हो। साथ में जब गर्मियों का मौसम होता है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, उस समय आपको इस बेडिंग को हटा देना है और उस पर गोबर की लिपाई कर देनी है, जिससे कि ये ज़मीन फर्श ठंडा बना रहे और पशुओं को बहुत आराम मिल सके। साथ साथ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जाड़े के समय आप इस तरीके से हीटरों का प्रयोग कर सकते हैं और हीटर से अंदर का टेम्परेचर, स्पेशली रात में जब बाहर का टेम्परेचर 2 या 3 डिग्री सेल्सियस रहता है, तब इन हीटर की मदद से आप 20 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर अंदर मेंटेन कर सकते हैं।
लेकिन इसमें जो किसान भाई को सावधानी रखनी है वो ये रखनी है कि अगर आप रात में हीटर जला रहे हैं और बाहर मौसम खुला हुआ है तो इस शेड को पूर्ण रूप से दिन के समय में खोल दीजिए, जिससे प्रॉपर हवा का आवागमन हो सके और शेड वापस से एक तो बीमारियों से फ्री रहे और साथ साथ उसके अंदर का एनवायरनमेंट अच्छा रहे, जिससे जब पशु रात में दोबारा से या शाम को दोबारा से अंदर रुकने के लिए आए तो उसको कोई भी असुविधा ना हो। इसके साथ साथ जो आप बकरी पालन करने जा रहे हैं उस समय आपको ये ध्यान रखना है कि बकरी किस उम्र की लेनी है और किस प्रकार से आपको बकरियों को रखना है। बकरियां बहुत छोटी और बहुत बड़ी ना हो, एक उम्र की बकरियां हों। जो उनको खाना खिलाना है उनके आहार की विशेष व्यवस्था रखी जाए, क्योंकि आहार पे ही उनका स्वास्थ्य, उनका उत्पादन और उनका प्रजनन ये तीनों डिपेंड करते हैं। उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरीके से बकरी पालन करते समय हम कम से कम इनपुट में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट लें। कम से कम बकरियां बीमार पड़ें, उनको दवा कम से कम दी जाए और बीमार बकरियां कम पड़ेंगी जब आप उनका प्रॉपर वैक्सीनेशन करा रहे हैं, उनको स्वास्थ्यिक भोजन दे रहे हैं। अब जैसे आप देखेंगे कि सहजन है, आज के समय में सहजन लोगों को बहुत अवेयरनेस हो गई है सहजन के बारे में, और जो किसान भाई है वो अपने छोटे से एरिया में सहजन की खेती कर सकते हैं और 10 से 12 बकरियों को सहजन दे सकते हैं। सहजन से उनकी प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी हद तक पूरी हो जाएगी। इस पेड़ के प्रयोग से हम भरपूर मात्रा में अपने बकरियों को प्रोटीन उपलब्ध करा सकते हैं, जिससे पैदा होने वाले शिशुओं का और बकरियों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और इसमें कुछ नहीं करना होता, आप इसको एक क्यारियों में पतली पतली लगा दीजिए। जब ये अप्रॉक्सीमेटली 8 फुट 9 फुट के हो जाएं तो यहाँ से एक कटिंग ले लीजिए इसकी, और उसके बाद से नीचे दूसरा फुटाव चालू हो जाता है जो उससे ज़्यादा पत्तियों के साथ आता है। तो एक तरीके से वर्ष में लगभग 8 से 10 माह तक अगर आप छोटे से 200-250 वर्गज में लगाते हैं और छोटी छोटी 10-12 डंडियाँ अगर अपनी बकरियों को दे देते हैं तो आप वर्ष भर एक नियमित रूप से अगर चलते हैं तो वर्ष भर उनको अच्छे प्रोटीन का हरा चारा उपलब्ध करा सकते हैं। इसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि उनको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उनके आसपास का मार्केट कैसा है, जो बकरियां वो पाल रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है। क्या वो लोकल मार्केट में बेचने के लिए पाल रहे हैं या किसी एक पर्टिकुलर त्यौहार के लिए या किसी ओकेज़न के लिए, जैसे ईद के लिए बकरों को तैयार कर रहे हैं। और वहाँ पर नस्ल बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि आप कौन सी नस्ल रखनी है आपको और किस प्रकार से पालना है। इसी तरीके से प्रयास आज के समय में जो नवीनतम तकनीक आई है बकरी पालन की, वो आई है इंटेंसिव फीडिंग सिस्टम, मतलब एक ही शेड में रख के बकरियों को पालना। उसके बहुत सारे लाभ हैं, जैसे बकरियां बाहर नहीं जाती तो बीमारियों से संक्रमित नहीं होती हैं। आप बकरियों की प्रॉपर मॉनिटरिंग कर सकते हो, आप उनको अच्छे से आप उनके शारीरिक आवश्यकता अनुसार उनको खाना दे सकते हो। तो इन सब चीज़ों का अगर कृषक पालन करता है और बकरी प्रारंभ एक सिरे से स्टेप बाय स्टेप मैनर में आगे बढ़ता है और किसी अच्छे जानकार की जानकारी और प्रशिक्षण लेने के उपरांत, तो निश्चित रूप से उसकी आय में वृद्धि होगी। और मैं ये कहूँगा कि 2 नहीं 3 गुना या 4 गुना वह एक बकरी से ही कमा सकता है। यदि पूरी जानकारी और बताई गई सावधानियों को ध्यान में रखा जाए तो किसानों के लिए बकरी पालन आय का एक उत्तम साधन साबित हो सकता है। कृषि के सरलीकरण में कृषि उपकरण एक अहम भूमिका निभाते हैं। किसान इन उपकरणों को आसानी से खरीद सकें, इसके लिए सरकार इन उपकरणों पर सब्सिडी भी देती है। किंतु इन विशेष उपकरणों को बाजार में लाने से पहले उनका प्रमाणीकरण करना जरूरी होता है। कड़ी जांच प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही उपकरण को प्रमाणित किया जाता है और जिसके बाद केंद्र तथा राज्य सरकारें उन पर सब्सिडी निर्धारित करती हैं। आज जानते हैं इस प्रक्रिया के बारे में। समय बदल रहा है और समय के साथ साथ तकनीक भी आधुनिक होती जा रही है। ऐसे तकनीकी उपकरण जिनसे काम करने में समय बचे और मेहनत कम लगे, ये बात खेती में भी लागू होती है। कृषि को सुविधाजनक बनाने के लिए नए नए उपकरण आ रहे हैं। सरकार भी किसानों को उपकरण सब्सिडाइज्ड कीमत पर उपलब्ध कराती है।
यहाँ विशेष ये है कि किसानों को दिए जाने वाले उपकरणों का प्रामाणिक होना जरूरी है। इस काम के लिए भारत सरकार ने 31 सेंटर खोले हैं, जहां पर जांच परख कर उन्नत किस्म के उच्च कोटि के कृषि उपकरण प्रमाणित किए जाते हैं। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय कृषि यंत्र परीक्षण एवं प्रशिक्षण केंद्र ऐसा ही एक केंद्र है, जहां पर कृषि उपकरण कई जांच प्रक्रियाओं से गुजरकर किसानों तक पहुंचते हैं। कृषि यंत्र निर्माता हमें आवेदन देता है, वो फीस जमा कराता है, तत्पश्चात उसको उस मशीन को यहाँ भेजना होता है। वह मशीन जब यहाँ आ जाती है, उसके बाद उसको प्रयोगशाला के अंदर पहले टेस्ट किया जाता है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के जो स्पेसिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग उसको मैच किया जाता है। तत्पश्चात उस मशीन को फील्ड में ले जाया जाता है। फील्ड में ले जाके उस जो काम के लिए वो मशीन बनी हुई है, उस काम में उस मशीन को कम से कम 18 से 20 घंटे तक चलाया जाता है। उस दौरान खेत में काम करते समय उस यंत्र के जो भी परीक्षण किए जाते हैं उनको सबको डेटा रिकॉर्ड किया जाता है और उनकी एफिशिएंसी नापी जाती है। उसके बाद उस यंत्र को वापस प्रयोगशाला में लाया जाता है और खेत में चलाने के दौरान उस यंत्र में जो भी हानि हुई है उस सबको भी नापा जाता है। उसके पश्चात एक कॉमर्शियल टेस्ट रिपोर्ट बनाई जाती है, जिसमें सारी मशीन की डिटेल्स होगी, ड्राइंग होगी। कृषि यंत्र परीक्षण और प्रशिक्षण केंद्र का यह कंप्यूटर सेंटर है। इसमें मशीनों से संबंधित डेटा को संग्रहित किया जाता है। रिपोर्ट जो जारी की जाएगी उसकी रिपोर्ट यहाँ बनेगी, जिसमें ऑटोकैड डिज़ाइनिंग है, डेटा का एनालिसिस है, वह सब यहाँ कंप्यूटर से किया जाता है। तत्पश्चात रिपोर्ट को बनाने के बाद ड्राफ्ट कॉपी निर्माता को भेजी जाती है। उनसे उसके बारे में कमेंट्स लेने के पश्चात वह रिपोर्ट हम फाइनल जारी करते हैं। रिपोर्ट जारी होने के समय उस पर एक हमारी ऑथेंटिकेट सील लगाई जाती है। यह सील और रिपोर्ट जारी होने के बाद निर्माता जो है अपनी मशीन को सब्सिडी की स्कीम में एनलिस्ट करा के बेच सकता है। किसानों को जो कृषि यंत्र हमारे से टेस्ट होने के बाद मिलता है वह उन्नत कृषि यंत्र होते हैं, जिनको पूरी तरह से जांचा परखा हुआ होता है और जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन है उसके तरफ से उनको पूरा नाप लिया जाता है। इसलिए किसानों को जो यंत्र मिलेंगे वो बिल्कुल सही होंगे, अपनी उच्च कोटि के बने हुए होंगे और उनको पूरा कार्य पूरी दक्षता के साथ उनको कर सकेंगे। तो जो उनका जो पैसा लग रहा है उसका उनको पूरा रिटर्न प्राप्त हो सकेगा। अलग अलग राज्यों की अलग अलग योजनाएं हैं सब्सिडी पे यंत्रों को देने की। जो हम टेस्ट करेंगे उसको मैन्युफैक्चरर फिर राज्य सरकार को अप्लाई करेगा। राज्य सरकार के द्वारा लिस्ट जारी की जाती है। हर राज्य सरकार की अलग अलग प्रक्रिया है, वो लिस्ट जारी की जाती है। उसके बाद किसान स्वतंत्र है किसी भी निर्माता से मशीन खरीदने के लिए। कहीं किसानों को वो 35%, 40%, 50% तक सब्सिडी दी जाती है और साथ ही कुछ राज्य जो हैं उसके अंदर अपनी तरफ से भी लगाते हैं। ये जो 35, 40, 50% भारत सरकार के द्वारा जाती है। इसके बाद में राज्य सरकारें भी अपनी तरफ से सहयोग करके उसमें कई बार 10%, 15% का योगदान और देती है। तो इस तरह से किसानों को ये मशीनें का लगभग 40, 45, 50% तक सस्ती सब्सिडी की स्कीम के अंदर मिल जाती है। ये था हमारा आज का अपडेट। अगले अपडेट के लिए मिलते हैं कृषि अपडेट के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।